हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों FASB के बारे में और IASB के बारे में। अब ये आप देखोगे तो आपको नॉर्मली वैसे पता नहीं चलेगा क्या होता है, लेकिन ये इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते टाइम बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों का मतलब क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, होते क्या हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें आज हम करेंगे और करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो मेरी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं FASB के बारे में। FASB यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक बोर्ड है, यानी बोर्ड स्टैंडर्ड है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, कह लो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ध्यान रखता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कि कैसे काम, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या तरीक़ों से करनी है। यानी अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इट क्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द यूज़ विद इन द गैप फ्रेमवर्क। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपने अकाउंटिंग करनी है, उसके प्रिंसिपल्स आपको समझ में आने चाहिए, राइट। उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपने चलना हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टैंडर्ड्स चाहिए, दैट इज़ क्रिएटेड बाय FASB। अब बात आती है ये है क्या, तो इट हैज़ बीन फंक्शनिंग, मतलब कह लो कि एक तरीके से प्रिंसिपल्स जो बनाए हुए हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद ये जो चीज़ है वो सेटअप हुई है। यानी उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट हुआ है, और जिसने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे हैं उन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान से करने के लिए। यानी अगर हम उन मतलब सिंस 1973 से बात करी गई है इसकी, मतलब FASB कहाँ कब से है, सिंस 1973 से। और इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न द मैनर इन विच नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विद इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, मेरा पढ़ाने का मतलब बस इतना है कि आपको अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती, एक तो वो समझ आ जाए, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बताता हूँ उसे भी ध्यान रखना है। कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको नाम से भी क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जो प्रिंसिपल्स हमने क्रिएट करे हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी अकाउंटिंग के बने हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स के अंदर रहकर काम करना और उनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना और उसके फ्रेमवर्क में चलना, दैट इज़ नोन एज FASB। ठीक है जी। और एक जो मेन चीज़ है वो क्या है, नीचे आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसके बीच में। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय FASB आर रिकॉग्नाइज बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जिस इन्होंने बनाए हैं उसके लिए भी ओवरव्यूइंग कमेटी रखी गई है, मतलब कह लो जी उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए एक कमीशन तैयार किया गया है, एक बोर्ड तैयार किया गया है जिसे हम SEC कहते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, वो क्या करता है, एज अ अथॉरिटेटिव आपके स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है कि कहीं पे जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स तो बने हुए हैं और उनको फॉलो भी वैसे किया जा रहा है। कोई स्टैंडर्ड ऐसा तो नहीं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है पर फिर भी ऑलरेडी क्रिएटेड किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखना SEC का भी काम होता है। ठीक है, these are the main points to be cover up for the FASB, जो आपको मीनिंग समझना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके फंक्शंस क्या है, काम क्या है। तो नंबर 1 है इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने ऊपर इतनी बार रिपीट करा कि इसका मेन फंक्शन ही क्या है, स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना। इसका मेन फंक्शन ही क्या है, स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना। यानी इन शॉर्ट कहूँ तो जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, अब बात आती है कि वो जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे गए हैं वो किस अकॉर्डिंग हो सकते हैं, किस अकॉर्डिंग हो सकते हैं, यानी इस्टेब्लिश करने हैं। तो आप नीचे पढ़ोगे कि आप ऐसे स्टैंडर्ड्स क्रिएट करोगे, यानी एक तरीके से कह लो FASB का मेन काम क्या होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना कि जो आपकी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी गई है, रिपोर्टिंग करने वाले हो जो, उसमें अंडरस्टैंडेबल हों। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इनका मेन जो पर्पस होता है वो अकाउंटेंट को अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर काम चलता है, किस तरीके से अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज इम्प्रूव द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, अगर ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं तो इसका मेन काम होता है उन्हें इम्प्रूव करना। मैंने जैसे ऊपर कहा अभी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर अप नहीं हुए होते, तो उनको इम्प्रूव करके उस प्रिंसिपल्स को बीच में ऐड कर देना, या फिर प्रिंसिपल का लिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ ऐसे क्रिएट करना कि जो आसान रहे हर चीज़ को समझने में और उसे यूज़ करने में। यानी आप कह सकते हो, नीचे लिखा होगा, इन द 21st सेंचुरी द FASB इज लुकिंग इनटू हाउ टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जैसे बात करी गई है यहाँ पे कि कैसे आप कह सकते हो कि जो FASB है, ठीक है, जो FASB है वो इम्प्रूव करता है। तो इन 21st सेंचुरी में उन्होंने क्या देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी आ रही है अकाउंटिंग के अंदर, और जैसे जैसे अकाउंटिंग के अंदर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड्स को उस तरीके से ऐड आउट करना पड़ेगा। तो वैसे वैसे जो उन्होंने क्रिएशन पहले करी थी उसको इम्प्रूव करने में भी उसका मेन काम वो यही करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मेन फंक्शंस क्या आता है, इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपेरेंट एंड यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। वही काम जो नॉर्मली हर एक बोर्ड का होता है कि जो भी आपने काम करा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब हर चीज़ में क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कोई इफेक्ट पड़ रहा हो किसी भी चीज़ के ऊपर। यानी अगर मैं कहूँ तो हर एक इन्फॉर्मेशन इस तरीके की क्रिएशन करनी है, मतलब इस तरीके की होनी चाहिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तैयार कर रहे हो वो सबको यूज़फुल हो, खासकर इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ही आप पे सबसे पहले पैसा लगाना है, आपकी कंपनी में ही सबसे पहले जुड़ना है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से बताओगे कि कौन कौन से हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट भी है। यानी ये काम क्या करता है कि इस तरीके से बनाया जाए कि अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है वो अकॉर्डिंगली FASB के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट भी बने और हर इन्वेस्टर को यूज़फुल भी रहे। ठीक है, यानी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के देख लेना कि क्या लिखा गया है। इन कैपिटल मार्केट इट इज़ नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर टू रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो नॉर्मल सी बात है कि इन्वेस्टर को ज़्यादातर क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही चाहिए जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताया गया है कि कितना है कंपनी का, और ऐसे ही क्लैरिटी होनी चाहिए जिसमें विंडो ड्रेसिंग का पॉसिबिलिटी ना हो। हर एक चीज़ के क्लियर पॉइंट्स हो, एडजस्टमेंट कहाँ से कहाँ की गई है, क्यों की गई है, उसके पॉइंट्स के बारे में बताया गया हो, ताकि इन्वेस्टर के लिए हर चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या है क्लियर रहे। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी क्रिएट कर देना। यानी इन अकॉर्डिंग टू दैट, अगर मैं ये कहूँ तो कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी प्रिंसिपल्स को तो वो इम्प्रूव करना, कहीं पे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लगता है कि ये प्रिंसिपल को चेंज करना है या एक न्यू प्रिंसिपल आना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्रिएशन भी करनी है। यानी एक तरीके से कह लो FASB का मेन काम क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ये चीज़ों को ध्यान रखता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आप कर रहे हो उसे कैसे अच्छा बनाया जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए और सही रखा जाए। ठीक है, इनेबल द जनरल पब्लिक टू एजुकेटेड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो जी, FASB का मेन काम ही क्या है कि जो भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसे इस तरीके से बनाना, यानी इस तरीके से क्रिएट करना कि जो भी जनरल पब्लिक है अगर उससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अंडरस्टैंड करना चाहती है तो वो करे, लेकिन साथ में ये समझ ले कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो क्या क्या है और उनके अंदर किस किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस के बारे में बताता है। इस तरीके से अगर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लीजेस के बारे में लिखते हैं तो साथ में हमें मेंशन करना पड़ेगा दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अकॉर्डिंग टू दैट लीजेस का मतलब ये होता है और इसमें ये कवर होता है। तो व्हाट इज़ दिस, जनरल पब्लिक जब पढ़ेगी तो उनको ये चीज़ें और क्लियरिफाई हो जाएंगी कि अगर हमने लीजेस का कुछ पढ़ा है अकाउंटिंग के अंदर तो वो कैसा है। तो इसका मेन काम क्या होता है, जनरल पब्लिक को भी टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एजुकेट करते रहना। ठीक है, इसका मेन मिशन क्या है, वैसे तो फंक्शन से क्लियर हो गया होगा लेकिन इसके मैं जो पॉइंट है वो कवर अप करता हूँ पहले, कि जो FASB एंड GASB है आर चार्ज विद सेटिंग द हाइएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू द प्रोसेस दैट इज रोबस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव। इनका मेन काम क्या होता है, मेन काम तो वैसे फंक्शंस में कवर अप मैंने कहा हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इनका हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम होता है। यानी मिशन क्या है कि स्टैंडर्ड्स को बनाना, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना जिसके तरीके आप एक प्रोसेस में काम करो और वो जो प्रोसेस है उसमें सब कुछ हो,
इंक्लूसिवली सब कुछ हो, और वो हर चीज़ को चार्ज अच्छे से करे, अंडरस्टैंड करे, और जब भी आप उस स्टैंडर्ड को पढ़ो तो आपको एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाए कि इसमें क्या बात करी गई है और कैसी करी गई है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बाद में बात करना, इनका मेन मिशन ये है। और एफ मैनेजमेंट, इनका ही एक मैनेजमेंट का नाम है। ठीक है, और इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब इनके पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में एक आता है। और इनका मेन काम क्या रहता है, मिशन क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेटेजिक काउंसिल एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट द वर्क ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक काउंसिल, कि जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है उसके रिगार्डिंग, और सर्विसेज दैट सपोर्ट द वर्क ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग, कि जो भी वर्क बोर्ड के अंदर चल रहा है। तो एक मैनेजमेंट क्रिएट कर दिया कि जो अपने अंदर काम चल रहा है एफएएसबी के अंदर, उसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर काम करना। उनका एक मिशन रह गया कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपना ही मैनेजमेंट बना देना, यानी एक तरीके से कहूँ तो एक ऐसा मैनेजमेंट क्रिएट कर दिया गया है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ मिशन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफएएफ ट्रस्टी, जो इसके है मतलब कह लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रस्टीज जो होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल, इनका मेन मिशन ये है कि जो इनके एफएएफ ट्रस्टीज होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल रखा गया है किस चीज़ के लिए, ओवरसाइट एंड प्रमोटिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, कि जो भी सेटिंग प्रोसेस है स्टैंडर्ड की उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, यानी जो भी सेटिंग करी जाएगी स्टैंडर्ड्स की उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, उनको पूरा करना इनका ये मिशन है। तो मिशन में 3 तरह की चीज़ें हैं, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना, और ट्रस्टीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, अब FASB के अंदर और क्या है, एक छोटी सी सिलेक्शन प्रोसेस में है कि जो भी FAF मेंबर्स होते हैं उन्हें FAF ट्रस्टीज़ ही मतलब कह लो मेंबर्स होते हैं, उन्हें FAF ट्रस्टीज़ ही कौन करते हैं, सिलेक्टेड करते हैं, मतलब सिलेक्ट अपॉइंट करते हैं। और ये ध्यान में रखा जाता है कि जो भी FASB मेंबर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, एज पर द प्रिस्क्राइब मैनर हो। मैंने शॉर्ट में बता दिया, पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई इतना मुश्किल की बात नहीं है। इसमें 2 तरह के ग्रुप की बात करी गई है, एक होते हैं एडवाइजरी ग्रुप, उनका मेन काम क्या है, और एक होते हैं अदर ग्रुप। ठीक है, तो मैं कवर अप कर रहा हूँ जस्ट शॉर्ट पॉइंट्स को, कि इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो उसमें क्या क्या होता है। ग्रुप्स 2 तरह के, एडवाइजरी में कौन कौन आ जाता है, इनकी एक काउंसिल आ जाती है। काउंसिल मतलब एक ग्रुप में काउंसिल बना दी जिसमें सारी चीज़ों को हैंडल आउट किया जाएगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसे हैंडल करना, मतलब एक लेवल के अंदर जो भी FASB के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें हैंडल करने के लिए काउंसिल तैयार कर दी। इन्वेस्टर एडवाइजरी कमेटी, जिनको भी इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होगी वो उस कमेटी के पास जा सकते हैं, अकॉर्डिंगली दैट की IAC यानी इन्वेस्टर्स एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, उनको हैंडल करेगी। नॉट फॉर प्रॉफिट एडवाइजरी कमेटी, जो NPOs होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके रिगार्डिंग बात करेगी। और लास्ट आता है स्मॉल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग ये ट्रीट करेगा। तो कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कमेटीज़ हैं ये आपको ध्यान रखना है, बाकी उनका काम उनके नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अदर ग्रुप में कौन सी आ जाती हैं, अदर ग्रुप में उन्होंने डाल दिया प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, और एमर्जिंग इश्यूज टास्क फोर्स, यानी अगर कहीं पे लगता है, कहीं पे ज़रूरत है वहाँ पे इस चीज़ को, यानी किसी चीज़ के डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप चाहिए, कि मतलब एक अचानक से एमर्जिंग इशू के लिए क्या कर देना, टास्क फोर्स क्रिएट कर देना, यानी टास्क ग्रुप क्रिएट कर देना कि अगर मुझे ये डिस्कशन करनी है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी एक ग्रुप क्रिएट कर दिया कि ये किसी में भी नहीं अगर लाई करता, यानी प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग भी नहीं है, स्मॉल बिजनेस के भी नहीं है, इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग भी नहीं है, तो एक अदर ग्रुप वो किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट FASB। अब मैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं करने वाला, IASB के बारे में जल्दी से समझते हैं। अब IASB क्या है, दोनों में फ़र्क समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे दिया है कि इट इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर, जो ध्यान में रखता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS। ठीक है जी, और इनका मेन काम उनकी बेस पे होता है, और ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें मेनली करंटली कितने मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हैं, और अपना मेन रोल इनका यही होता है कि IFRS को बढ़ाना। ठीक है, ट्रीट करना अच्छे से। अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं गया क्योंकि आपको डिफरेंस में अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले, डिफरेंस से पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, ओवरव्यू क्या कहता है, IASB रिप्लेस द IASC,
ठीक है, वही है बोर्ड मतलब, और उन्होंने काउंसिल, दोनों का मतलब सी मतलब काउंसिल है और बी मतलब बोर्ड है। तो उन्होंने क्या करा, सॉरी कमेटी है, तो IASC यानी कमेटी को रिमूव करने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, IASB दैट इज इंडियन अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। ठीक है, और कब मतलब मेनली जो IASC था वो कब फॉर्म किया गया था, 1973 में, और इसके बाद ही वो रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, IASB बना दिया गया। IASC से कौन सा बन गया, IASB बन गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि 31 मई 2010 तक क्या हुआ, IFRS थी जो कमेटी वॉज नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी जो थी, उसे भी रिप्लेस कर दिया गया। यानी एक तरीके से कॉम्पोजिशन कह लो इसका, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, एक हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इसलिए पढ़ाया कि ज़रा सा आप पढ़ के देख लेना कि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कब क्या क्या चेंजेस के कारण कैसे IASB बना। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि डेट से याद रख के आपको अंडर बनना है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा कि इसमें क्या आता है। तो स्ट्रक्चर डायग्राम में आपको मैं सीधे ले जाता हूँ। तो मॉनिटरिंग बोर्ड में क्या है, सबसे पहले अप्रूव एंड ओवरसी ट्रस्टीज होते हैं, फिर उसके बाद IFRS फाउंडेशन होता है जिसमें 22 ट्रस्टीज होते हैं, और उनके रिगार्डिंग आप देखोगे एरोज चल रहे हैं। अब एरोज में आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, वो देखो की पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं कि जो मेन लाइन है उसका मतलब है अपॉइंट करना, जो डॉटेड लाइन है एरो के साथ उसे रिपोर्ट टू कहेंगे, और जो बीच में थोड़ी सी लाइन लगा के है उसे हम एडवाइसेस कहेंगे। तो जहाँ से जो जो एरो जा रहा है उसका मतलब समझ लेना साथ में, कि अगर मैं कहूँ IFRS फाउंडेशन है, अब आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर उसने एरो डाला IFRS एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर, बिल्कुल लाइन एरो, यानी अपॉइंट किया IFRS फाउंडेशन ने, लाइन लगाई IFRS काउंसिल के ऊपर, तो इसका मतलब है उसने उसे अपॉइंट करा, और अपॉइंट करने के बाद ऊपर भी आप लाइन करोगे डॉटेड लाइन में, तो इसका मतलब है उसने उसे रिपोर्ट करा। मैंने जस्ट हिंट दिया कि कैसे समझना है। तो इस तरीके से आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। आप एक डायग्राम के तरीके हैं, मैंने नोट्स में समझा दिया है, आप इसे पॉइंट्स में कवर अप कर सकते हो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कॉम्पोजिशन में तो मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2016 से क्या हुआ, इट हैज़ नॉर्मली 14 बोर्ड मेंबर्स हैं, वो आपको ऑलरेडी कवर अप कर दिया मैंने, जिसमें से एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयर यानी वाइस चेयरमैन होता है। और IASB मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर इनिशियल टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए होते हैं। ठीक है, टर्म में भी रिन्यूअल वंस फॉर द 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है समय, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल अप ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर। मतलब जब लग रहा हो कि कहीं पे ज़रूरत है तो इस चीज़ को 3 ईयर्स तक और बढ़ा के रखा जा सकता है, और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब रीन्यूअल किया जा सकता है इस चीज़ को। फिर आता है द करंट साइज ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ 2015 कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कितना है, 16 to 14 मेंबर्स। तो अभी 14 है, वैसे इसके करंट मेंबर्स कितने कहे गए हैं, 16 से 14 मेंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, ज्योग्राफिकल बैलेंस रखा गया है, यानी आपको कहा गया है कि आपको ध्यान रखना है कि इसके जो मेंबर्स हैं ना वो कहाँ कहाँ से होने चाहिए। वो एशिया या ओशियन रीजन से एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, यूरोप से एटलीस्ट 4 होने चाहिए, अमेरिका से एटलीस्ट 4 होने चाहिए, और एक अफ्रीका से और एक किसी भी और एरिया से हो सकता है। ये ध्यान में रखना है IASB के अंदर, यानी अकॉर्डिंग टू दैट IASB के अंदर इसी तरीके से मेंबर्स की सिलेक्शन होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बोर्ड मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है, ऑफ अ मेंबरशिप इज अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, और द ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द बेस्ट अवेलेबल, और इसमें भी वही ग्रुप है जो एडवाइजरी और अदर ग्रुप के बारे में बात करी गई है, आप उसे भी इसमें लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी और जो अदर ग्रुप हैं वो दोनों में आएंगे, ठीक है जी, दिस इज़ द मेन पॉइंट। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस की बारी है, तो वो लास्ट टॉपिक है हमारा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला आता है फुल फॉर्म का डिफरेंस है, वो वैसे आ नहीं सकता लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंटली नोटेड दैट कि आ सकता है, डोंट वरी। ठीक है, बेस्ड इन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो IASB इज़ बेस्ड इन लंदन, मतलब कह लो कहाँ पे बेस्ड है वो, तो लंदन में ज़्यादातर किया जाए, मतलब जो IASB है वो लंदन में है, और जो कि UK के अंदर आ जाता है, और FASB कहाँ है, कनेक्टिकट US, यानी एक तरीके से कहूँ तो US में। ठीक है,
और उसके बाद फॉर्म्ड इन कब फॉर्म हुआ। वैसे ये डिफरेंस जो है ना वो मेन आपको बेसिकली समझाया गया है। अब उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपने। फॉर्म्ड इन कब फॉर्म्ड हुआ वो भी आपको पता चल गया कि एक हुआ अप्रैल 2001 में और एक हुआ 1973 जुलाई में। चेयरमैन कौन कौन है ये लिख सकते हो, नाम याद रहता है तो ये भी एक डिफरेंस बनेगा, डोंट वरी टू डैट। और रोल क्या है दोनों का, द रोल ऑफ IASB इज टू डेवलप द एनफोर्स एंड इशू IFRS स्टैंडर्ड और द रोल ऑफ FASB टू गेट गैप। उसमें मेन रोल होता है FASB ने कि आपने गैप को पूरा करना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और इसमें रोल होता है आपने IFRS दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। क्लियर। अब आप कहोगे कि यार ये 5 पॉइंट तो बहुत सिंपलर थे, वैसे और चीज़ें हैं, वो क्या है, आप इसके फंक्शंस में आ सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं मेनली आपको लेकर जा रहा था। आप इसके फंक्शंस को ऑटोमेटिकली रीन्यू कर सकते हो। कैसे, आपने कहा इसमें रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें जो IASB है उसमें IFRS के अकॉर्डिंग बात करी गई है। इसमें प्रिंसिपल्स है उसमें IFRS है। ठीक है, रोल तो अलग बात हो गई, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है इसमें, जो FASB में है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चलाना, और उसमें दैट इज़ IFRS के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मेनली अपना मेन पॉइंट आता है दैट इज़ जो FASB में है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेचर के साथ, और वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। यानी ये जो बात है जो FASB में है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ और वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं 5, 6, 7 हो गए होंगे आपके कवरअप अच्छे से। और भी चाहिए वो मेरे नोट्स में मैं अच्छे से क्लियर और कर दूंगा, डोंट वरी। वैसे इंपॉर्टेंटली आपको समझ आना चाहिए था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।